दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो पहले भी आपके दिलों को छू चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिर आई हसीन दिलरुबा पार्ट सेकंड की, जो अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, जिसमें आपको मिलेंगे नए राज, नए ट्विस्ट और वो जुनून जो पिछली बार अधूरा रह गया था। तो कहानी शुरू होती है एक काली रात से। एक लड़की बारिश में भीगती हुई, भागती हुई पुलिस स्टेशन आती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरे पति से बचा लो, वरना वो मार देगा। इस लड़की का नाम है रानी। इसके बाद कहानी में इससे पहले का बैकग्राउंड शुरू होता है। रानी अब अपने घर वालों से दूर आगरा शिफ्ट हो चुकी है और एक पीजी में रहती है। यहाँ वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। पीजी की मालकिन को एक डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने हर हफ्ते आता था। एक दिन रानी अपने ब्यूटी पार्लर का सामान जल्दबाजी में घर भूल जाती है और डॉक्टर जो मालकिन को इंजेक्शन लगाने आता था, वो सामान को लेकर रानी के पास बारिश में चला जाता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो उसे प्यार करता था। रानी उससे सामान लेकर वापस ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। डॉक्टर बारिश में पार्लर के बाहर भीगता हुआ रानी का इंतज़ार करता है। रानी जब डॉक्टर को इंतज़ार करते हुए देखती है तो वो छाता लेकर बाहर आती है और डॉक्टर को पूछती है कि वो उसका इंतज़ार क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर उसे फ़िल्म को देखने के लिए ऑफ़र करता है। इसी बीच रानी उसे हाँ कर देती है और उनका प्लान फिक्स हो जाता है। उसी वक्त रीशु, जो रानी का पति है, वहाँ से गुज़रता है और रानी को देखता है। रीशु गुड्डू ट्रैवल्स के पास जाता रहता है ताकि वो और रानी दोनों थाईलैंड का वीज़ा लगाकर इंडिया से बाहर चले जाएं। रीशु और रानी ने मिलकर गुड्डू ट्रैवल्स को बहुत सारे पैसे भी दिए होते हैं। रीशु एक अपाहिज लड़की पूनम के घर पर रेंट पर रहता है। पूनम की एक टांग नहीं थी और रीशु से प्यार करती थी, लेकिन ये वन साइडेड प्यार ही था क्योंकि रीशु उसे इग्नोर करता था। रीशु और रानी दोनों मुश्किल से छुप छुप कर मिलते थे, क्योंकि दुनिया की नज़र में रीशु मर चुका है और कोई भी पुलिस वाला उन्हें देख लेता तो वो बुरी तरह से फंस सकते थे। रीशु रानी को कहता है उन्हें अगले हफ्ते पासपोर्ट मिल जाएंगे और वो वहाँ से दूर चले जाएंगे। डॉक्टर यानी अभिमन्यु रानी का इंतज़ार करता है फ़िल्म देखने के लिए, लेकिन रानी रीशु के साथ बिज़ी होने के कारण फ़िल्म देखने नहीं पहुंचती है। अभिमन्यु टमाटर देने के बहाने पीजी जाता है और उसे देखकर रानी को याद आता है कि उसे फ़िल्म देखने जाना था और रानी अभिमन्यु को सॉरी बोलती है और अभिमन्यु रानी को फिर से नेक्स्ट फ्राइडे फ़िल्म देखने के लिए ऑफ़र करता है। फिर रानी रीशु को बताती है कि अभिमन्यु कैसे उस शाम बारिश में थिएटर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। उतने में एक चोर रानी का पर्स चुराकर भागता है और रीशु उसके पीछे भागता है। उतने में एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस को देखकर रीशु यू टर्न ले लेता है। पुलिस की गाड़ी से उतरता है इंस्पेक्टर किशोर, जो रानी के केस को सॉल्व कर रहा था। रानी भी इंस्पेक्टर को देखकर यू टर्न ले लेती है। इंस्पेक्टर रानी का पर्स लौटाने के लिए उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है कि हम दोनों को भगवान ने फिर से मिला दिया है। इंस्पेक्टर रानी को कहता है कि उसने भी दिनेश पंडित का वो नॉवल पढ़ लिया है और उसे पता चल चुका है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। अब रीशु और रानी दोनों अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि पुलिस अब उन्हें फॉलो करती रहती है। अब दोनों पुलिस के डर के कारण फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते ताकि उनकी कॉल रिकॉर्ड ना हो जाए। रीशु अब रानी से बात करने के लिए एक कचरे की गाड़ी पर दिनेश पंडित की किताब का शेर लिख देता है। रानी उस शेर को पढ़कर समझ जाती है कि रीशु ने ये शेर उसके लिए लिखा है। फिर वो शाम को एक पीसीओ में पहुंच जाती है और रीशु से बात करती है, जिसमें वो उसे पुलिस से अलर्ट रहने को कहता है। अगले दिन पुलिस रानी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाती है और उसे नैतिक वर्मा के बारे में पूछती है। रीशु नैतिक वर्मा बनकर फ़ोन पर रानी से बात करता था, लेकिन रानी बात को घुमा देती है और पुलिस को बताती है कि उसका रिश्ता नैतिक वर्मा के साथ अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब से उसकी वाइफ को पता चला है तब से वो नैतिक वर्मा से कोई भी बात नहीं करती है। इतने में डीआईजी मृत्युंजय वहाँ आता है और रानी को बताता है कि वह नील का सगा चाचा है और वो इस केस को खुद हैंडल करेगा, और रानी के थ्रू रीशु को मैसेज पहुंचाता है कि वो उसे अब नहीं छोड़ेगा। इसके बाद गुड्डू ट्रैवल्स के मालिक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और रीशु ये सब देख लेता है। फिर पुलिस पूनम के घर
पहुंचती है रिशु का पता करने के लिए। लेकिन पूनम पुलिस को रिशु के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन अब पूनम को भी रिशु पर शक हो जाता है। ये सब देखकर रिशु रानी को कहता है कि वो अब सरेंडर कर देगा। लेकिन रानी एक रास्ता निकालती है। वो उस डॉक्टर यानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है ताकि पुलिस को उस पर शक कम हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये केस क्लोज हो जाए। शादी के बाद एक दिन रानी के मुंह से रिशु का नाम निकल जाता है। अब अभिमन्यु को कंफर्म हो जाता है कि रिशु जिंदा है। अब रानी, रिशु और अभिमन्यु तीनों मिलते हैं। अभिमन्यु रिशु और रानी को देश से भागने में मदद करने का प्रॉमिस करता है क्योंकि वो रानी से बहुत प्यार करता था। रिशु और रानी दोनों मान जाते हैं। अभिमन्यु रिशु को अपने क्लिनिक पर छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर तब तक रहोगे जब तक आप लोगों के पासपोर्ट ना आ जाएं। और वो वहाँ से चला जाता है और रानी से कहता है कि वो उसके साथ आखिरी बार घूमने के लिए चले क्योंकि उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। और रानी उसके साथ घूमने के लिए मान जाती है। और दूसरी ओर पूनम रिशु का पीछा करते हुए अभिमन्यु के क्लिनिक पर पहुँच जाती है। पूनम रिशु को उसके साथ चलने को कहती है और रिशु के मना करने पर वो उसे पुलिस की धमकी भी देती है। लेकिन रिशु पूनम को 3 महीने का टाइम मांगता है और उसे प्रॉमिस करता है कि 3 महीने तक वो नहीं आ सकता और उसके बाद वो उसी के पास आ जाएगा। ये सुनकर पूनम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक लड़का रिशु के पास क्लिनिक पर आता है जिसे वो नहीं जानता। फिर अभिमन्यु रिशु के लिए खाना लेकर उस क्लिनिक पर आता है और उसे पूछता है कि क्या क्लिनिक पर कोई आया था। इतने में रिशु उसको बताने से मना कर देता है। लेकिन चप्पल के निशान देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था और रिशु को बताता है कि जो लड़का यहाँ आया था उसका नाम ललन है और उसे ब्लैकमेल करता है पैसों के लिए। फिर अभिमन्यु रिशु को बताता है कि कैसे उसने अपने चाचा और उसकी फैमिली को ललन की मदद से मरवा दिया था, इसलिए ललन उसको ब्लैकमेल करता है। अब रिशु को लगता है कि अभिमन्यु रानी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो अभिमन्यु पर अटैक करता है और अभिमन्यु रिशु को क्लिनिक में लॉक कर देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है रानी के साथ घूमने के लिए। और घर आकर वो रानी को लाइब्रेरी में रखी सारी दिनेश पंडित की किताबें दिखाता है और उसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बताता है। इसके बाद फिल्म में फिर से वही सीन आ जाता है जहाँ एक लड़की बारिश में भीगती हुई भागती हुई पुलिस स्टेशन आती है और वहाँ आके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो वरना वो मार देगा। इतने में डीआईजी मृत्युंजय उसे पूछता है कि तुम तो यहाँ सेफ हो, फिर वो किसे मारेगा। रानी कहती है रिशु को। अब पुलिस को लगता है कि ये केस सॉल्व हो सकता है। डीआईजी इंस्पेक्टर को अभिमन्यु के घर पर भेजता है जहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। इतने में इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है कि आगरा में 2 लाशें मिली हैं। पुलिस रानी को लेकर वहां पहुंचती है लेकिन डेड बॉडीज़ पूनम और अभिमन्यु की निकलती हैं। अब पुलिस रानी को 3rd डिग्री देते हुए मीडिया पर न्यूज़ फैला देती है ताकि रिशु सरेंडर करे। और रिशु सरेंडर करने का मैसेज पुलिस तक पहुंचाता है। वो कहता है कि मैं रेलवे ब्रिज पर 3 दिन के बाद रात को 8 बजे पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन उसमें वो एक शर्त रख देता है कि रानी उस तक चलकर आए ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि रानी सेफ़ है। और इस बात पर पुलिस एग्री हो जाती है क्योंकि पुलिस जानती है कि ब्रिज के नीचे मगरमच्छ हैं और रानी और रिशु उस पानी में कूदने की गलती नहीं करेंगे। इसके बाद पुलिस रेलवे ब्रिज को घेरने की तैयारी करती है। 3 दिन बाद रिशु ब्रिज पर आता है। रानी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर एक पुलिस वाला रिशु और रानी की तरफ बढ़ता है जो कोई और नहीं अभिमन्यु होता है। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि फिर वो लाश किसकी थी। इतने में अभिमन्यु रिशु पर गन तान देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। आखिरकार रिशु को फिर से पुलिस पकड़ने में नाकाम हो जाती है। इसके बाद डीआईजी एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि कैसे पुलिस को बेवकूफ़ बनाया गया। वो कहता है कि जब रिशु क्लिनिक में बंद था तो उस क्लिनिक के सामने वाले एटीएम की फुटेज में ये देखने को मिलता है कि रिशु से मिलने ललन और पूनम ही गए थे और जो 2 लाशें पुलिस को मिली थी वो ललन और पूनम की थी क्योंकि पूनम को रिशु का सच पता था और ललन को अभिमन्यु का सच पता था। इसके बाद पुलिस को अभिमन्यु के घर के सामने की एक और सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो उसी रात की थी जिस रात एक लड़की बारिश में भीगती हुई भागती हुई पुलिस स्टेशन अपनी जान बचाने जाती है। फुटेज में दिखाई देता है कि शाम को रानी और अभिमन्यु एक साथ घर में जाते हैं। फिर एक और आदमी उस घर में जाता है
उसके बाद रानी भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और फिर फुटेज में ये भी दिखाई देता है कि रिशु और अभिमन्यु उस घर से निकलते हैं। इसका मतलब ये था कि तीनों की ये एक चाल थी। फिर पुलिस को बेवकूफ़ बनाया जाता है और तीनों रेलवे ब्रिज से कूद जाते हैं। फिर पुलिस इस केस को बाद में क्लोज़ कर देती है। फिल्म में फिर दिखाया जाता है कि कैसे वो मगरमच्छ से भरी नदी से बचकर निकलते हैं। इसमें यह भी दिखाया जाता है कि अभिमन्यु रिशु को मगरमच्छ की ओर धकेल देता है ताकि वो रानी के साथ हमेशा अपनी लाइफ बिता सके। अब रानी और अभिमन्यु पहाड़ों पर अपनी लाइफ बिता रहे थे, लेकिन 6 महीने के टाइम के बाद रानी को एक मैसेज मिलता है, वैसा ही मैसेज जैसा रिशु ने उसे पहले एक कचरे की गाड़ी पर लिखकर भेजा था। अब रानी को यकीन हो जाता है कि रिशु ज़िंदा है। फिर रानी अभिमन्यु पर शक करती है। अब रानी अभिमन्यु को पकड़वाने का प्लान बनाती है और दिनेश पंडित की किताब मगरमच्छ का शिकंजा में एक मैसेज लिखकर डीआईजी मृत्युंजय को भेज देती है। डीआईजी किताब पढ़ने के बाद समझ जाता है कि कैसे वो तीनों उस रात को बचकर भाग गए। रानी अपने मैसेज के थ्रू अभिमन्यु और डीआईजी को एक पहाड़ी पर बुलाती है। वहाँ एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ अभिमन्यु और एक तरफ रानी उस पहाड़ पर झरने के पास। वो अभिमन्यु को कहती है कि उसे उसका सारा सच पता चल चुका है और वो उसे अब नहीं पा सकता। ये कहकर रानी झरने में कूद जाती है और पुलिस अभिमन्यु को पकड़ लेती है। अब रानी पानी से निकलती है और एक झांकी में शामिल हो जाती है। वहाँ उसे मिलता है फिर से रिशु, जो कि उनका एक प्री प्लान था फिर से पुलिस से बचने के लिए। इसके बाद फिल्म में अभिमन्यु पुलिस को बताता है कि उसके पास जितनी भी किताबें दिनेश पंडित की थी वो कोई और नहीं, उसके फादर थे। इसके बाद फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिल्म की स्टोरी को देखते हुए लगता है कि शायद फिल्म का 3rd सीक्वल भी आएगा। तो दोस्तों, फिर आई हसीन दिलरुबा एक थ्रिलिंग सीक्वल है जिसमें प्यार, इंतकाम और राज आपको स्क्रीन से जोड़े रखता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।